कि 2023 की शुरुआत में इट वाज मोर लाइक फिक्स्ड इनकम अलोन. राइट नाउ वी आर एट अ स्टेज वेयर फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी आर बोथ लुकिंग लाइक रीजनेबली डिसेंट, बिकॉज इक्विटी में से वैल्यूएशन रिस्क निकल गया है, अब सिर्फ ग्रोथ का रिस्क बाकी रह गया है. और फिक्स्ड इनकम में in any case that tactical opportunity is still alive. So एक चीज ये हुई है कि दो प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम इंडिया की सॉल्व हो गई है कि वैल्यूएशन अब काफी हद तक करेक्ट हुए हैं रिलेटिव बेसिस पे भी और एब्सोल्यूट बेसिस पे ही. तो हम हाई मार्केट शेयर है 60, 70, 80%. तो आप वहां से लूज ही कर सकते हो. आपको फिर बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट उसमें से गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर 3 प्लेयर मार्केट वाला मार्केट अगर 6 या 7 प्लेयर वाला मार्केट हो जाता है. लेकिन देखिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो, जैसे लोग हैं, मतलब वी ओनली हैव इंडिया एज अ चॉइस. तो हमें तो जो भी करना है यही करना है. बेचना भी है तो ये बेचना है और लेना भी है तो ये लेना है. तो आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, और इस पे अगर तीनों आपके फेवर में है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है. यू नो, कैन बी अ वेरी रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मार्केट की बात के एक और मजेदार और लर्निंग से भरपूर एपिसोड में. आशा करता हूं आप अभी तक के एपिसोड्स को एंजॉय कर रहे हैं, और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड मिस कर दिया तो क्या कर रहे हैं आप, इस वीडियो को देखने के बाद वो एपिसोड जरूर देखिएगा. मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिसमें हमने कोटक एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह सर के साथ जो है ढेर सारी बातें करी हैं. बात करते हैं आज के खास गेस्ट की, मिस्टर ताहिर बादशाह, जो कि इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट और सीआईओ हैं. ताहिर सर के पास इंडियन स्टॉक मार्केट में करीब 30 सालों का एक्सपीरियंस है. उन्होंने मुंबई के एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से एमबीए इन फाइनेंस किया है. सर ने 2010 से 2016 के बीच में मोतीलाल ओसवाल एएमसी में काम किया, जहां वो सीनियर फंड मैनेजर और हेड ऑफ इक्विटी के पोजीशन पे थे. इसके बाद 2017 से लेके अभी तक वो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पे वो आज के दिन प्रेसिडेंट और सीआईओ हैं. दोस्तों, पेन, नोटबुक और पानी की बोतल लेके बैठिए. शुरू करते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ विद नन अदर देन मिस्टर ताहिर बादशाह. ताहिर सर, वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच. आई एम वेल नीरज, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर, और आज तो और भी बढ़िया होने वाले हैं क्योंकि आपसे जो है वो ज्ञान लेने का मौका मिल रहा है यहाँ पे. सर, दिल्ली में इस समय जो मौसम है ना, वो हाँ जी. बड़ा ही अद्भुत है. इस समय यहाँ पे गर्मी का सीजन है, लेकिन बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं. अरे और वेरी नाइस. मार्केट का मौसम भी सर कुछ ऐसा ही लग रहा है कि अचानक से जो है एक वेव आई है, जिसमें बहुत अच्छे लेवल्स पे जो है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पहुंच गए हैं. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ एक आम निवेशक की तरफ से कि क्या ये टेम्परेरी वेव है या अब ये अपस्ट्रीम कंटिन्यू रहेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, तो आपकी बात नीरज जी सही है. वो थोड़ी बहुत गर्मी का मौसम चल रहा था पिछले 6 महीने से. तो आई थिंक एक ठंडी पवन का झोंका आ रहा है, एंड दैट इज आई थिंक अ गुड थिंग इन अ वे. हालांकि मैं ये कुछ समय से कहते आ रहा हूँ कि मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन मार्केट से थोड़ी कमी रही है फॉर दिस 2023 कैलेंडर ईयर या फिस्कल 24 अगर हम बात कर ले तो. एंड उसके एक दो कारण रहे हैं. बेसिकली यही कि 2022 में हमने बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखी एज एन इकोनॉमी, एज वेल एज even our markets did reasonably well compared to definitely some of the other uh, uh, developed markets and even some of the emerging markets as well. So एक तरीके का हमने आउट परफॉर्मेंस दिखाया both at an economic level और मार्केट लेवल. और उस उस उससे चलते हुए by the end of 2022 we were sitting on some very strong outperformance compared to the rest of the global markets. तो हमारे जो मल्टीपल्स है वो वैसे भी तो हम प्रीमियम पे ही चलते हैं हमेशा. आई मीन जनरली इंडिया ट्रेड्स एट अ प्रीमियम, बट ये प्रीमियम और भी ज़्यादा उभर के आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गए थे. तो एक लेवल पे वो एक ऑब्वियसली एक हर्डल हो जाता है. और दूसरी बात ये थी कि कुछ कुछ हद तक हम ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन देख रहे थे. 2022 में we were seeing a very strong growth coming out of the COVID recovery. Base of 2021 was low and obviously एक pent up demand का situation बहुत सारी चीज़ों में था. लेकिन साथ ही साथ 2022 में हमने दुनिया भर में देखा और इंडिया में भी करीब करीब वही हुआ कि we saw a very sharp increase in interest rates around the world.
डेवलप मार्केट्स में तो सबसे ज़्यादा 400 450 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक देखे हमने फ्रॉम ऑलमोस्ट ज़ीरो। एंड इंडिया में भी वैसे हमारी एक्सपेक्टेशन कम थी कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ग्लोबल माहौल के चलते हुए इंडिया को भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े और 250 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट हाइक हमने इंडिया में भी देखा। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे करके सिस्टम में सेकेंड हाफ ऑफ 2022 या एंड ऑफ 2022 में दिखाई दे रहा था। तो दो चीज़ थी कि वैल्यूएशन एक हद तक हमारे आगे निकल चुके थे, और दूसरी ये बात थी कि ग्रोथ में हमको थोड़ी बहुत कटौती दिख रही थी। तो आई थिंक इस कॉम्बिनेशन को लेके हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम थोड़ा बहुत जो हमारा आउट परफॉर्मेंस रहा है उसे हम थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा, या वैल्यूएशन थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए तो अच्छा है, या शायद ग्रोथ की रिकवरी जब तक नहीं होती तब तक मार्केट थोड़ा साइडवेज या थोड़ा डाउनवर्ड ड्रिफ्ट में रह सकता है। तो करीब करीब हमने पिछले 4-6 महीने में वही देखा है, और अब जाके ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ ये हुई है कि दो प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम इंडिया की सॉल्व हो गई है कि वैल्यूएशन अब काफ़ी हद तक करेक्ट हुए हैं, रिलेटिव बेसिस पे भी और एब्सोल्यूट बेसिस पे ही। तो हम इतने ज़्यादा यू नो आउटलायर नहीं दिखते हैं जितने पहले दिखते थे। ग्रोथ के मामले में अभी भी थोड़ी बहुत जद्दोजहद है, सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू काइंड ऑफ, बट दिस इज गोइंग टू बी टू माय माइंड अ टेम्पररी फेज, एक रीएडजस्टमेंट प्रोसेस है जो आने वाले शायद 1-2 क्वार्टर और चले, एंड देन वी मूव ऑन टू अ बेटर इकोनॉमिक साइकिल स्टार्टिंग 2024। सर, इंडिया के कुछ फेवरेट स्टॉक्स की बात करते हैं, स्पेसिफिक कंपनीज की हम बात करते हैं जिन्होंने पिछले 2 दशक में जो है ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करी है। अगर मैं नाम लूँ तो जैसे टीसीएस है, एशियन पेंट है, पिडिलाइट है, बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी है। एक सेक्टर में नहीं, हम अब ये सारे सेक्टर में देख रहे हैं कि अब ये जो कंपाउंडर्स थे, अब ये धीरे धीरे जो है वो स्लो डाउन हो रहे हैं और इतनी वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं, उतने रिटर्न्स जो है बना के नहीं दे रहे हैं, राइट। इनके रेवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन शेयर्स ने उस तरह के जो है रिटर्न्स नहीं दिए जिस तरह के रिटर्न्स इनसे एक्सपेक्ट जो है वो की जाती है। तो क्या लगता है सर, इनका जो ग्रोथ है अब वो एक स्टैग्नेंसी के फेज में जा चुका है? क्या अब हमें नेक्स्ट एचडीएफसी, नेक्स्ट बजाज फाइनेंस इस तरह के स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, या अभी भी इनमें कुछ जान बाकी है? तो नीरज जी, मैं कहूँगा कि ये बहुत सारी स्टॉक्स जो होते हैं या जो कंपनीज होती हैं डिफरेंट बिजनेसेस और डिफरेंट लाइफ साइकिल्स में से गुजरते हैं। एंड आई थिंक आई वुड से कि स्टैग्नेंसी फेज नहीं, लेकिन ये एक थोड़ी बहुत मेच्योरिटी फेज ज़रूर कह सकते हैं कि एक किसी भी लाइफ साइकिल में हम देखते हैं कि एक अर्ली फेज होता है, फिर ऑब्वियसली एक ग्रोथ फेज होता है जो काफ़ी सालों तक एक्सटेंड होता है, एंड देन एक सम लेवल ऑफ लीडरशिप या मेच्योरिटी फेज आ जाती है जहाँ पे ऑब्वियसली योर ग्रोथ रेट्स बिकम अ लिटिल मोर reasonable compared to what they have been in the past. So कुछ जो कंपनीज के आपने नाम लिए, या और बहुत सारी ऐसी और भी कंपनियां हैं जो अलग अलग बिजनेसेस में they are going through that phase where they obviously find it difficult then to grow at the same rates. But I think quite a number of these companies are still, you know, I would say they have uh, they are growing at a say a mature इंडस्ट्री ग्रोथ वाला जो होता है वो वाला ग्रोथ है, मोर इन लाइन विद द सिस्टम रेट ऑफ ग्रोथ मैं कहूँगा। लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी एक अलग किस्म की हो गई है। आई मीन इनमें इनमें हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं करते हैं, मतलब वी ऑब्वियसली एक्सपेक्ट देम टू मेंटेन देयर इंडस्ट्री लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आई थिंक वो पर्सपेक्टिव से और उनके जो कंपेटिटिव एडवांटेजेस है उसके चलते हुए मुझे लगता है जो राइटली सेड दीज आर मोर यू हैव टू लुक एट देम फ्रॉम अ कंपाउंडिंग पर्सपेक्टिव। बट हाँ, इन सब कंपनीज में भी या ऐसी बहुत सारी कंपनीज में भी ये एक चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होती है कि समटाइम्स न केवल ग्रोथ एक मेच्योर फेज में चला जाता है, बट कुछ कंपेटिटिव एडवांटेजेस भी थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं या कंपेटिटिव लैंडस्केप चेंज हो जाता है, तो उसमें पी मल्टीपल का रिस्क बढ़ते जाता है, बिकॉज ये बहुत सारी ऐसी जो कंपनीज होती है नॉर्मली सस्ती नहीं होती है, दे ट्रेड एट वेरी नाइस डिसेंट प्रीमियम वैल्यूएशंस। तो आपको अगर कंपाउंडिंग वाला ग्रोथ आता है लेकिन उसके साथ ही साथ पी मल्टीपल अगर वो नीचे की तरफ धीरे धीरे आता जाता है तो बहुत सारा गेन बचता नहीं। सो देयर विल बी सम लीडिंग कंपनीज जो अब भी मतलब कंपाउंडिंग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं,
लेकिन सम ऑफ दीज माइट बी ऑफ द टाइप जहाँ पे कंपाउंडिंग के साथ साथ अर्निंग्स डी रेटिंग का भी प्रोस्पेक्ट हो सकता है। सो ये बास्केट में भी एक डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ जाती है। सर एक एग्जांपल से अगर आप समझा पाएँ, जैसा भी आपने बोला कि इन कंपनीज में हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये डिस्टर्ब हो जाए या धीरे धीरे लूज़ कर दें अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो कोई हमें एग्जांपल मिल सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में जहाँ पे एक लीडर ने अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज़ करी हो? सो देखिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी टू व्हीलर्स में हम देखें तो एक समय था जब यू नो जो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स थे वो एक अपनी लीडरशिप पोजीशन पे थे, uh, और उनकी एक अलग से भी मल्टीपल हुआ करती थी, एंड एक अच्छा ग्रोथ फेज था जहाँ पे मैं कहूँगा 2000 से लेके 2010-12 तक इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज, एंड कंपाउंडिंग वाज ऑफ अ वेरी डिफरेंट ऑर्डर। फिर उसके बाद ग्रोथ भी स्लो हो गया और कंपेटिटिव डायनामिक्स चेंज होते गए। मोटरसाइकिल मार्केट से धीरे धीरे मार्केट भी शिफ्ट होते गया, तो कभी कभार क्या होता है कि जो मार्केट में जो वैल्यू माइग्रेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले बहुत सालों की पहले की बात करें तो स्कूटर्स वाज एन एग्जांपल व्हिच वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू। फिर एक समय आया जब 20 साल के लिए स्कूटर्स से मार्केट शिफ्टेड टू मोटरसाइकिल्स इन इंडिया, तो पूरी जो वैल्यू क्रिएशन थी वो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स की ओर चली गई। फिर उसके बाद एक वापस एक फेज आया जहाँ पे स्कूटर्स की चलन वापस आ गया, बिकॉज सड़कें बन गई और यू नो scooters became a option even for the women segment that also started to take off। तो स्कूटर प्लेयर्स की तरफ वापस एक झुकाव आने लग गया। अब मोर रिसेंटली हम देख रहे हैं कि फ्रॉम द ट्रेडिशनल आइस इंजन वाले से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, स्पेशली इन टू व्हीलर्स जहाँ पे मतलब वो बहुत जल्दी से वो एडॉप्शन हो रहा है। सो दैट वैल्यू माइग्रेशन कंटिन्यूज टू शिफ्ट, और उसके साथ साथ लीडरशिप पोजीशन आपकी चेंज होती जाती है। कुछ ऐसे बाकी और भी सेक्टर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अब मोर रिसेंटली हमने देखा कि पेंट्स इंडस्ट्री में देयर इज अ फेयर बिट ऑफ न्यू कंपटीशन व्हिच इज likely to come in. There are 2-3 new players who have announced their intentions to get into the paints business। तो वहाँ पे मतलब एक लीडरशिप की पोजीशन अगर होती है आपकी, तो फिर यू आई मीन यू माइट बी एबल टू डिफेंड इट इफ यू आर वेरी स्ट्रांग एंड योर ब्रांड इज वेरी स्ट्रांग। लेकिन मार्केट्स क्या करता है कि मार्केट्स ऑलवेज थोड़ा एंटिसिपेट करने लगता है कि इसकी कहीं ना कहीं आगे जाके मतलब अगर बहुत हाई मार्केट शेयर है 60-70-80%, तो आप वहाँ से लूज ही कर सकते हो। आपको फिर बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट उसमें से गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर 3 प्लेयर मार्केट वाला वाला मार्केट अगर 6 या 7 प्लेयर वाला मार्केट हो जाता है। तो वो एक इंडस्ट्री एक एग्जांपल है। अब रिसेंटली हम देखते हैं कि QSR जैसे आपका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स वाली जो स्पेस है, उसमें बहुत सारा नया कंपटीशन दिख रहा है कंपेयर टू व्हाट वाज द केस अर्लियर। बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग कैटेगरीज में आ गए हैं। अब फॉर एग्जांपल एक पिज्जा का ही ऑप्शन ले ले तो दे आर you will we all experience the kind of pizza options that we have started to have in our lives, so uh, uh, then that consolidated industry थोड़ी fragment होती जाती है, and so multiple such examples are there। मतलब um, आज की यू नो मार्केट कॉन्फ़िगरेशन या इकोनॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऐसी इंडस्ट्री मिलना जहाँ पे बहुत ही कम कंपटीशन हो, या 1-2 प्लेयर्स की कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री हो, बहुत कम एग्जांपल्स रह जाते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू ऑलवेज बी वरीड अबाउट, केयरफुल अबाउट। राइट। अब सर मैं तो बहुत क्यूरियस हो गया मैं जानने के लिए कि अब एक बार वो वाले एग्जांपल्स भी दे दिए जहाँ पे एक दो प्लेयर्स ही हैं और जहाँ पे एक मोनोपोली काइंड की जो है सिचुएशन बनी हुई है। नहीं तो देखिए है वैसे समटाइम, सो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे मैं सोच रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये कैपिटल मार्केट्स में ले लेते हैं, जैसे कि CDSL और NSDL है। मतलब द एंटायर मार्केट इज डिवाइडेड बिटवीन द टू ऑफ देम। ओके, एक के बीच में 70-30 वाला या 65-35 वाला मार्केट शेयर इशू है, एंड कोई थर्ड प्लेयर इसमें आना नहीं चाहता, या मतलब कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है, बिकॉज द थिंग इज दैट ये यहाँ पे एक नेटवर्क इफेक्ट चलता है, और आप अगर एक प्लेयर के साथ लॉक्ड इन हो तो एज अ फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड को ले लीजिए आप, जो उनकी सर्विसेज लेते हैं, तो उनको फ्रॉम फॉर देम टू मूव फ्रॉम वन टू अनदर बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, और देयरफॉर एक नए प्लेयर को एंटर होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इस बिजनेस में
स्केल से ही आपकी एक प्रॉफिटेबिलिटी आती है, वरना आप रीजनल एक एक बहुत ही इरेलेवेंट प्लेयर बन के रह जाते हो। एक्सचेंजेस वगैरह में भी देखे, एक्चुअली दुनिया भर में भी देखा गया है कि नॉट जस्ट इन इंडिया की एक्सचेंजेस की अगर बात करें, वेदर इट स्टॉक एक्सचेंजेस या कमोडिटी एक्सचेंजेस, वो भी एक टिपिकली वेरी कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री रहती है। एंड सो फॉर एग्जांपल इंडिया में देखें तो एनएसई बीएसई, या यूएस में देखें तो डाउ एस&पी एंड कपल ऑफ अदर, in country after country you see that there's generally a 2-3 player market and reasonably consolidated. तो कुछ ऐसे भी केसेस है जहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी डोमिनेंस के हिसाब से आप यू आर डोमिनेंट। अब फॉर एग्जांपल बहुत समय के लिए मतलब डीजल इंजन्स में देयर वाज बॉश जैसी कंपनी फॉर एग्जांपल ऑलवेज यूज्ड टू बी कंसिडर्ड टू बी अ मार्केट लीडर, एंड डिस्प्रोपोर्शनेट मार्केट शेयर हुआ करता था वो सेगमेंट में, जहाँ वो अपने अपने जो फ्यूल इंजेक्शन पंप्स है वो प्रोवाइड करते थे, अभी भी करते हैं, एंड दे हैव अ डोमिनेंस इन दैट सेगमेंट। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, तो आप एक सेगमेंट में आप लीडर रहते हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप फिर दूसरी सेगमेंट्स में एंटर करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ आपकी लीडरशिप पोजीशन नहीं रहती, वहाँ आप में भी फॉलोअर हो जाते हो। तो राइट। हाल ही के बारे में बात करें तो स्विगी और जोमेटो के बीच में इन द डिलीवरी बिजनेस 50-50 मार्केट शेयर है। बहुत सारे प्लेयर्स हुआ करते थे जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हट गए हैं या दे मूव्ड आउट, एंड एग्जैक्टली 50-50% मार्केट इज मोर और लेस डिवाइडेड बिटवीन डिलीवरी में। आप देखो तो मतलब देयर इज ओनली दी, सो देयर आर बिजनेसेस, बट एंट्री बैरियर्स समझना इंपॉर्टेंट होता है कि एंट्री बैरियर्स ऐसे हो जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको सस्टेन करें। राइट। बात करते हैं सर दुनिया की नंबर वन इकॉनमी जिसे हम अभी यूएस बुलाते हैं, और यूएस में सर चल रहा है बैंक्स के साथ बहुत ही दिक्कत वाला काम वहाँ पे हो रहा है। बैंक्स जो है परेशान हो रहे हैं। अभी हमने एसवीबी की भी बात करी है, और भी बैंक्स जो है निकल के आ रहे हैं, और अभी हम जब भी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सारे यूएस बैंक के जो प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से जो है पिट रहे हैं इस समय मार्केट में। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये जो वहाँ पे हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडियन बैंक्स पे या इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन मार्केट पे आ सकता है? अगर आ सकता है तो किस तरह का इम्पैक्ट हमें, कौन से सेक्टर्स पे हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? तो देखिए नीरज जी, अब तक जो देखिए एक लेवल पे ऑब्वियसली ये जो हमने कहा कि एक ही एक बहुत ही कम वक्त में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट सर्ज हमने दुनिया भर में देखा है, इंडिया में भी देखा, लेकिन इट इज़ बीन इवन मोर acute and pronounced in the international markets. और किसी भी इकोनॉमी में इस हद तक अगर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली डिसलोकेशंस होते ही है। मतलब टू हैव अ सिचुएशन जहाँ पे एवरीथिंग विल बी नॉर्मल एंड योर इंटरेस्ट रेट्स गो अप बाय 500 बेसिस पॉइंट्स, वो होता नहीं है, उसके कहीं ना कहीं मतलब हिडन या अपरेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते ही है। आई थिंक एज ऑफ नाउ व्हाट वी हैव सीन जो यूएस बैंकिंग सिस्टम में हुआ है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस very sharp increase in interest rates, and certain accidents have happened, and as a result of it certain types of banks, uh, the ones which have happened in the more recent past, which have either faced trouble or probably had to be merged या bought out, उनमें एक किस्म की एक स्ट्रेस आई है। एज ऑफ नाउ seeing it from the perspective of यूएस की अगर बैंकिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज स्टिल अ वेरी स्मॉल स्लाइस of the overall banking system in the US. Secondly, it is ये अभी भी ये problem, it has not reached the doorsteps of the frontline banks in the system. Core जो banking है that is still reasonably sound, and उनकी उनकी they are more universal banks. Okay. They do various things, चाहे वो lending हो या wealth management हो या बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो। ये जो बैंक्स जहाँ पे हम दिक्कत देख रहे हैं दोज आर मोर ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक बैंकिंग मॉडल्स जिनको थ्रेट आया है। एंड यूनिवर्सल बैंक्स अगर नहीं होते हो तो आपकी पोजीशनिंग टिपिकली थोड़ी डिफिकल्ट हो ही जाती है, एंड स्पेशली अगर आपके बैलेंस शीट पे लेवरेज है तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है एज ऑफ नाउ टू मी अपीयर्स टू बी इन अ concentrated in a certain segment. It's not turned into a frontline problem. एंड ये जो साइडलाइंस पे जो प्रॉब्लम आई है उसको भी ऑब्वियसली द सेंट्रल बैंक्स आउट देयर एंड द बैंकिंग सिस्टम आउट देयर एंड इवन द गवर्नमेंट इज, जो हम देख रहे हैं कि मतलब देयर एक्शंस आर वेरी वेरी क्विक टू एड्रेस
and make sure कि ये problem uh, does not move from the fringes or the margins to the center of the center of gravity. So I think obviously regulation will be very quick and seized about making sure that इसमें बहुत ज़्यादा problem ना आए. मुझे नहीं लगता है कि the situation और जैसे हमने वाइल हमने बहुत सारी जो छोटी बैंक्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स देखी, लेकिन साथ ही साथ अगर कुछ 2 हफ्ते पहले की बात करें तो मोस्ट ऑफ द फ्रंटलाइन बैंक्स इन द यूएस रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो या सिटी बैंक हो या वेल्स फार्गो हो, which dominate, and they many there's a lot of consolidation which has happened in the US banking system also in the past few decades. तो एक 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 साइड पे ऐसा है जहाँ पे स्मॉल इज बिकमिंग स्मॉलर एंड बिकमिंग वीकर, लेकिन लार्ज इज ऑल्सो बिकमिंग लार्जर, और उनकी क्षमता है एज ऑफ नाउ, कैपेसिटी है कि इनको अब्जॉर्ब करे, इनको मर्ज कर दे, या जो भी उनको अगर सोल्यूशन लाना है तो ला सके. सो आई डाउट इफ दिस विल बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम इन द फर्स्ट प्लेस. एंड देन आपका सवाल कि भाई इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो एट दिस स्टेज इवन लेस सो. आई मीन देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट तो मुश्किल है बिकॉज वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट इंटरफेस, वेरी मिनिमल डायरेक्ट इंटरफेस, जहाँ पे किसी इंडियन कंपनीज के पास अगर डिपॉजिट्स है या एक्सपोजर है या क्लाइंट्स है अगर वो उनके, तो उस तरीके से वो जो इम्पैक्ट हमने देखा शायद विद आईटी कंपनीज है ऐसा कुछ, तो वो हो सकता है. द अदर थिंग इज के आपका उस कारण आपका मतलब इकोनॉमी सफर करे, वो माहौल तो हमें दिखता नहीं है कि बिकॉज दीज बैंक्स डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रेजेंस इन इंडिया, डू नॉट लेंड टू इंडियन कंपनीज और व्हाटएवर. तो द ओनली वे इन विच, देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में क्या है कि आपका जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जो ट्रांसमिशन होता है, इट हैपेंस ओनली बिकॉज आपका इंटरलिंकेजेस हो, अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स या देयर इज समथिंग विच यू हैव बॉट एज अ कोलैटरल फ्रॉम दैट बैंक, वो बैंक अगर दिक्कत में आ जाती है तो आपका कोलैटरल मुश्किल में आ जाता है, और आपका कोलैटरल मुश्किल में आ गया तो आपकी प्रॉब्लम हो जाती है. तो financial products typically beyond a point don't see borders, they move from one country to another very quickly अगर आपका interlinkages हो तो. एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि स्मॉल बैंक्स में बहुत ज़्यादा इंटरलिंकेजेस है. हाँ, अगर प्रॉब्लम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ आता है या इट कम्स टू द फ्रंट लाइन बैंक्स इन द यूएस, तो इंडिया में भी आ सकता है, एंड इट कैन हैव सम indirect ways through which it can arrive on the shores of India also. राइट नाउ मुझे वो दिक्कत नहीं दिखती है. एंड बट एक बात सही है, एक बात डेफिनेट है कि इन जनरल मुझे लगता है कि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल बैंक्स इशू जो भी हुआ है, बट इन जनरल देखिए लास्ट 10-12 साल में 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद की बात करें, 2008 से सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन इन द बैंकिंग सेक्टर, इन द इकोनॉमी एंड इवन इन द मार्केट बहुत बढ़ गया है. चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हो, चाहे अभी रिसेंटली कोविड में हो, चाहे द होल पीरियड बिटवीन 2010 and 20 was about pigs and this and that and how to control QT से QE, QE से QT, वही चलता रहता है. सो एक तरीके से ये एक रेगुलेटरी इंटरवेंशन एक अच्छा खासा अभी बैंकिंग सिस्टम पे असर करने लग रहा है लगातार. तो आई थिंक वो बैंकिंग सेक्टर की मल्टीपल्स को बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऊपर नहीं जाने देगा, चाहे वो फिर ग्लोबल हो या इंडिया की बैंक्स हो. तो इंडियन बैंक्स को ग्रोथ में सफर नहीं करेंगी इस कारण, लेकिन क्लियरली मल्टीपल्स के लिए या वैल्यूएशंस के लिए ये जरूर एक अड़चन पैदा कर सकती है. राइट सर, एफआईआई और डीआईआई की बात करते हैं. अगर मैं शायद पिछले 2-3 दिन छोड़ दूं तो उससे पहले एफआईआई हमेशा जो है वो सेल साइड पे था और डीआईआई जो है वो बाय साइड पे था. ये डिफरेंट अप्रोच कैसे रखते हैं मार्केट में, मतलब इनके थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस आ जाता है ऐसा बेसिक कि भाई वो बाय कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं, क्या इसमें फ़र्क आ जाता है? नहीं देखिए, किसी भी बाजार में जो कोई एक साइड पे बायर होता है तो कोई दूसरा सेलर होता है, और वाइस वर्सा. वो तो मार्केट की एक फिलॉसफी और टेंडेंसी है. लेकिन देखिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो, जैसे हम जैसे लोग हैं, मतलब वी ओनली हैव इंडिया एज अ चॉइस. तो हमें तो जो भी करना है यही करना है. बेचना भी है तो ये बेचना है, और लेना भी है तो ये लेना है. ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए देयर आर मल्टीपल चॉइसेस फॉर एनी फॉरेन इन्वेस्टर. मैं भी अगर किसी और कंट्री में जाना चाहूँ तो फिर आई हैव एन ऑप्शन. तो आई थिंक उनका नज़रिया इज ड्रिवन बाय, एंड स्पेशली अगर
ग्लोबल फंड्स की बात करें या ग्लोबल यू नो एसेट एलोकेटर्स की बात करें, या जो फंड मैनेजर्स होते हैं विच आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इन ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट काइंड ऑफ फंड्स, जहां उनका ग्लोबल एलोकेशन भी होता है और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी एलोकेशन होता है, उनके लिए दे हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस टू लुक एट। एंड स्पेशली जब अगर वो ग्लोबल या डेवलप्स इकोनॉमी से इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरफ आते हैं या इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आता है, डीएम टू ईएम जैसे हम कहते हैं, सो आई थिंक वो दैट इज नॉर्मली गाइडेड बाय अ सर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। डीएम टू ईएम या ईएम टू डीएम, उनको लगता है कि एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई है एट अ ब्रॉड मैक्रो लेवल, तो दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इमर्जिंग मार्केट्स where they think के गेन्स भी हो सकते हैं और करेंसी भी स्टेबल हो सकती है या अप्रिशिएट हो सकती है। when they see a risk ऑफ एटमॉस्फेयर, जहाँ पे उन्हें लगता है कि इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ की भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है एंड करेंसी आल्सो कैन बी एट रिस्क, देन दे मूव फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स टू द डॉलर और डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स। तो आई थिंक उनकी फिलोसफी इज गाइडेड बाय मोर ऑफ द ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन एट वन लेवल एंड समटाइम्स द मैक्रो आल्सो, एंड विद इन दैट दे विल एलोकेट कि नहीं इस बार अभी चाइना ज्यादा चलते हैं, 6 महीने के बाद उनको लगेगा नहीं अभी इंडिया चलते हैं, सो दैट वेरिएशन विल हैपन बिटवीन इमर्जिंग मार्केट्स, बट at a broad level their call is based on what is happening at a broad global economic level। एंड जब भी उनको रिस्क लेना होता है या उनको लगता है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर है मार्केट में जहां रिस्क लिया जा सकता है, देन दे कम टू मार्केट्स लाइक अस, एंड दैट्स व्हाई उनकी जो एंट्री होती है या जब भी उनका निवेश होता है या उनके फ्लोज आते हैं, तो आप देखोगे कि मार्केट्स में इम्पैक्ट इज क्वाइट प्रोनाउंस्ड। डोमेस्टिक तो हर रोज बाय करता है लेकिन उससे इतना ज्यादा मार्केट में मूवमेंट आता नहीं है, बिकॉज दे आर रेगुलर, दे हैव टू लाइक एज आई सेड उनको तो यही रहना है। लेकिन जनरली दी flows coming from FIIs is can be associated or going can be associated with a rising risk appetite or a falling risk appetite globally, and therefore along with that rising risk appetite we see कि उनका जो impact होता है वो flows का, वो भी market के movement पे ज्यादा होता है, both while rising as well as while falling। राइट। सर, वैल्यूएशन की बात आपने शुरू में करी और आपने बोला कि वैल्यूएशन काफ़ी हद तक जो है वो करेक्ट हुए हैं। मैं अगर सेक्टर स्पेसिफिक पूछूं, कौन से सेक्टर्स अभी भी आपको एक्सपेंसिव लग रहे हैं और कौन से सेक्टर में आपको लग रहा है कि अब वैल्यूएशन जो है वो एक अच्छे पॉइंट पे आ गई है जहाँ पे एंट्री ली जा सकती है? पहले एक्सपेंसिव सेक्टर्स की बात करते हैं। सो देखिए एक्सपेंसिव में एक ही सेक्टर जो है वो जो कह सकते हैं कि मतलब वो एक एक्सपेंसिव सेक्टर होते जा रहा है विच इज इंडस्ट्रियल्स। हालांकि उसमें द ग्रोथ पाथ इज लुकिंग लॉट मोर सॉलिड एंड वहाँ पे अर्निंग्स की सरप्राइज आने की भी चांसेस थोड़े ज़्यादा है। तो एक्सपेंसिवनेस ज़रूर है और थोड़ी बहुत दे हैव आउट परफॉर्म्ड ऑल्सो इवन इन अ लास्ट 6-8 महीने की बात करें, जब ओवरऑल निफ्टी या मार्केट्स ने कुछ नहीं किया या इंडिया ने एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया, इवन ड्यूरिंग दैट टाइम मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल कैटेगरी के जो स्टॉक्स है, चाहे वो डिफेंस ओरिएंटेड हो या चाहे लाइट इंजीनियरिंग में हो या चाहे आप ऑटो एंसिलरीज की बात करें या कंपोनेंट्स की बात करें, बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, उनमें भी आप अगर स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखें तो अच्छी खासी मजबूत रही है इवन इन द लास्ट 6 मंथ्स। तो वहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिवनेस मैं कहूँगा ज़रूर है, बट वहाँ पे ग्रोथ की भी जैसे मैंने कहा कि सरप्राइजेस आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बट क्लियरली वहाँ पे एक यस आई मीन आई वुड से कि दे आर अट्रैक्टिव बट दे आर ऑल्सो समवॉट एक्सपेंसिव। जहाँ तक मेरा व्यू है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सा व्यू है और मुझे लगता है कि इवन दो शॉर्ट रन में वो बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्टॉक्स जैसे कि थोड़े एक्सपेंसिव दिखाई दे रहे हैं और आउट परफॉर्म किए हैं उन्होंने, लेकिन इंडिया आई थिंक इज पॉइज्ड फॉर अ गुड इन्वेस्टमेंट साइकिल। और पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट साइकिल इंडिया में बन सकता है ओवर द नेक्स्ट 3-4 years or 5 years। तो in such a situation some of these this kind of a sector may continue to remain expensive। um, then there is sectors like technology और मैं कहूँगा कंजम्पशन, वहाँ पे
एक्सपेंसिवनेस थोड़ी कम हो गई है. इनफैक्ट थोड़ा वैल्यूएशंस में करेक्शन आया है. आईटी में दे आर नॉट चीप, but they are also not as expensive as what they were, say, 1 year ago or January February 2022. बहुत एक्सटेंड हो गए थे वैल्यूएशन उस समय, और वहां से हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है आईटी सेक्टर में. Are they at the valuations which were seen in 2007, 18, 19? No. तो मैं एक एक लेवल पे अगर आप पूछे मुझे, तो मैं कहूँगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है मार्केट में जो एकदम सस्ती है. मतलब नो दे आर स्क्रीमिंग बाय एंड वेरी चीप, एक्सेप्ट फ्यू स्टॉक्स ऑब्वियसली होंगे, लेकिन सेक्टर वाइज हम देखें तो कुछ ऐसा स्ट्राइकिंग नहीं दिखाई देता. बट रिलेटिव चीपनेस में क्लियरली आईटी बैठ रहा है. आई थिंक कुछ हद तक कुछ कुछ सेगमेंट्स में कंजम्पशन रिलेटेड पॉकेट्स में भी कुछ रिलेटिव चीपनेस अब नज़र आ रहा है. एब्सोल्यूट चीपनेस मैं नहीं कहूँगा है, लेकिन रिलेटिव चीपनेस है. शायद वो एफएमसीजीज में हो, कुछ हद तक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स में भी दिखाई दे रहा है. मैं कहूँगा कुछ हद तक रिटेल कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स अभी भी ऐसे है जो एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से, especially in the retail segment. And but they were very very expensive, so वहाँ से थोड़े बहुत वो कम expensive हुए. वो 80 90 70 वैसे वाले पी मल्टीपल्स पे चले गए थे, तो अभी वो समझो 50 60 के बैंड में आ गए हैं. बट वैसा नहीं है कि वो 20 30 के मल्टीपल पे आ चुके हैं. सो इट्स मोर ऑफ रिलेटिव चीपनेस, या अपनी पास हिस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़े चीप हुए हैं. कमोडिटीज आई थिंक आर चीप. जनरली आप साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेटल कमोडिटीज हो, उनमें अभी कोई ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहा. दे आर ऑल चीप बट विदाउट एनी कैटलिस्ट, जैसे हम कहते हैं इंटरनली. तो कैटलिस्ट कब आएगा वो कहना मुश्किल है. बट मेनी ऑफ दीज गाय आर नाउ जो 2 टाइम प्राइस टू बुक या मोर देन 2 टाइम प्राइस टू बुक चले गए थे, वो अभी अंडर 1 टाइम प्राइस टू बुक आ गए हैं. कमोडिटी स्टॉक्स को हम प्राइस टू बुक के नज़रिए से ज़्यादा देखते हैं वो पी मल्ट. तो आई थिंक ये एक, मैं कहूँगा एक चीपनेस वाला सेक्टर माना जा सकता है. बैंक्स आर फेयर वैल्यूएशन. आई डोंट थिंक दे आर एक्सपेंसिव, बट जैसे मैंने कहा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं ये उम्मीद नहीं रख रहा हूँ कि वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाएगा. हाँ, लेकिन वहाँ पे अर्निंग्स की कंपाउंडिंग आपको एक डिसेंट लेवल की 15% की अगर आप उम्मीद करते हो, तो मुझे लगता है कि वो इज़ क्लियरली पॉसिबल. और डाउन साइड रिस्क जहाँ पे मैं कहूँगा रिलेटिवली बहुत ही कम है. मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था बैंकिंग सेक्टर के बारे में, बट आपने पहले ही एड्रेस कर दिया. मेरे मेरे मन में एक और सवाल है इस चीज़ को लेके. जैसे एचडीएफसी जैसा बड़ा बैंक हम देखते हैं, राइट, और वो ईयर ऑन ईयर हमें जो दिखता है वो 20% की ग्रोथ, आसपास 20% की ग्रोथ के आसपास दे रहा है, और इतने बड़े नंबर्स पे दे रहा है, इतने बड़े बेस पे दे रहा है. ये कितना सस्टेनेबल लगता है कि इतनी ग्रोथ हमें आगे भी मिलती रहेगी, और 20% की ग्रोथ, और आपको कितने फोर्सिबल फ्यूचर तक दिखती है? मैं कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं जानना चाह रहा, बट मैं फिर भी एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि क्या इतना बड़ा बैंक अब यहाँ से भी 20% की ग्रोथ हमें दे सकता है? नहीं तो बैंकिंग सेक्टर एंड पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल ग्रोथ और मार्केट शेयर गेन्स वर्सेस लेट्स से पीएसयू बैंक्स, इट इज मतलब आप अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ही हमारा करीब 11-12% की आसपास क्या हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं. 6-6.5% आप नॉमिनल ग्रोथ रियल ले लो, और आप 5-6% इन्फ्लेशन जोड़ दो, तो 11 से 12% के करीब करीब आपका नॉमिनल ग्रोथ रेट हो जाता है. और प्राइवेट बैंक्स अपने ability to gain market share के हिसाब से आई थिंक ये to maintain another 300-400 basis points higher than the system rate of growth is not very difficult. तो I would say कि 20 नहीं, but I would say something in the vicinity of 15 to 18% let's say AUM growth या लोन ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, वो सस्टेन करना मुश्किल ना होगा अगर इंडिया कैन मेंटेन दैट 6-6.5% जीडीपी ग्रोथ. बट हमने देखा है कि मतलब जीडीपी कंप्रेशन हैपेंस, और प्री कोविड भी हमने देखा था कि इंडिया की ग्रोथ रेट 4-4.5% जैसी हो गई थी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट. तब थोड़ी लोन ग्रोथ में डेफिनेटली दिक्कत आई थी. बट आई थिंक इन दैट अगेन कंज्यूमर
लोन्स जो है वो अच्छे खासे ट्रेंड हो रहे थे। तो जो जिस बैंक्स का कंज्यूमर रिलेटेड ओरिएंटेशन अगर ज़्यादा है या कंज्यूमर फ्रेंचाइज स्ट्रांग है, तो आपको वो फिर भी आप अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हो, मतलब अबव 15% वाला ग्रोथ आप फिर भी मैनेज कर सकते हो। सो देर आर सम बैंक्स जो कंज्यूमर लेंडिंग में बहुत स्ट्रांग है, उनकी कंज्यूमर फ्रेंचाइज बहुत स्ट्रांग है। और इंडिया में ऑब्वियसली थोड़ा एक लेवल पे एक टेंडेंसी बन रही है कि लोगों को दे आर द लेवल ऑफ कंफर्ट दैट दे नाउ हैव विद टेकिंग लोन्स इज इंक्रीजिंग। सो एक इंडेटेडनेस जो कहते हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, नॉट ऑफ द टाइप जो हम ओवरसीज बाकी सब इमर्जिंग मार्केट्स में हम देखते हैं, बट our debt to GDP ratio at the household level is still very, very low. But Indians are now a little more comfortable taking unsecured loans, personal loans compared to earlier. Generation is changing, the complexion of uh, borrowers is changing. So I think in that context, for these consumer-oriented banks, difficult नहीं होना चाहिए to be able to maintain high growth, because credit penetration in India is gradually rising, especially in consumer credit. राइट। कॉर्पोरेट क्रेडिट वाले जो बैंक्स हैं उनको शायद थोड़ी जीडीपी से ज़्यादा रिलेशन होगा, और इकोनॉमिक साइकिल से ज़्यादा लिंकेज उनमें दिखाई देगा। बैंकिंग सेक्टर पे मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो बैंकिंग सेक्टर्स की भी वैल्यूएशन चल रही है, स्पेसिफिकली जो हमारे फ्रंट लाइन बैंक्स हैं इंडिया के प्राइवेट बैंक्स, क्या वो फ्यूचर ग्रोथ को फैक्टर इन कर चुके हैं प्राइस में, यानी कि वो ओवर वैल्यूड है भी बहुत ज़्यादा, या फिर अभी वो फ्यूचर ग्रोथ को फैक्टर इन नहीं कर पा रहे? क्योंकि काफ़ी समय से मैंने तो ऐसा देखा है कि जैसे एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दी है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो फ्यूचर ग्रोथ फैक्टर इन है या अभी वो फैक्टर इन होनी है इसके प्राइस में? नहीं तो कुछ 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 बैंक्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स या challenges, या they've been going through their own set of circumstances in different ways in the last 2-3 years. कुछ बहुत सारे लोग बैंक्स की वैल्यूएशंस आर डिक्टेटेड बाय देयर ओन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस आल्सो। ब्रॉडली अगर हाउएवर मैं देखता हूँ तो जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर का वैल्यूएशन टेबल इन जनरल थोड़ा नीचे आ गया है, चाहे फिर वो बेस्ट क्वालिटी बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, या चाहे समवॉट मिड क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक हो। सो इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक स्पेस एक हद तक वैल्यूएशन की एक कैप बनती जा रही है। एंड जो पुराने हिस्टोरिकल पीक वैल्यूएशंस जो मिलते थे अब शायद मिलना बंद हो गए, हम कम हो गए, बिकॉज जैसे मैंने समझा है कि वो एक एक लेवल पे एक रेगुलेटरी इंटरवेंशन का जो असर है वो शायद बैंकिंग सिस्टम पे ओवरऑल दिखाई दे रहा है। हावेवर आपने 1-1.5 साल में देखा होगा, पिछले या 2 साल में वी क्लियरली ऑब्जर्व कि बैंकिंग के एक पोर्शन में डेफिनेटली एक री रेटिंग हुआ है, विच इज पीएसयू बैंक्स। तो पीएसयू बैंक्स का जो हिस्सा है वो क्लियरली एक री रेटिंग वाला प्रोपोजिशन उसमें दिखाई दिया। एंड वो इसलिए हुआ क्योंकि बहुत साल के बाद पीएसयू बैंक्स की बैलेंस शीट्स भी, स्पेशली द टॉप टियर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनमें हमने एक इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस शीट देखी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया। अब यहाँ से उनकी भी वैल्यूएशन एक हद तक पहुंच गई है जहां पे मतलब इट इज फेयर, आई वुड से। सो नाउ बैंकिंग सेक्टर एज अ होल अगर टेबल ऊपर जाता है तो सबकी वैल्यूएशन ऊपर जाएगी, चाहे वो पब्लिक भी हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की हो। बट अदरवाइज अगर वो नहीं होता है तो एज एन इन्वेस्टर मैं वैल्यूएशन री रेटिंग से मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं बना रहा हूँ इसमें। आई एम, जैसे मैंने कहा, मेरा एंकर इज कि इनमें वैल्यूएशंस फेयर है, गिरने नहीं चाहिए, बिकॉज बैलेंस शीट्स हैव इम्प्रूव्ड, अर्निंग्स क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड एंड इकोनॉमिक साइकिल इज पॉजिटिव। बट बढ़ने के लिए भी मैं ज़्यादा उन पे आई वुड नॉट डिपेंड ऑन वैल्यूएशंस एक्सपांडिंग। माई कॉल इन बैंक्स ओनली इज कि यहाँ से क्रेडिट साइकिल अच्छा दिख रहा है, इकोनॉमिक साइकिल इज लुकिंग गुड, and therefore earnings compounding can be a lot more definitive, where we can place more confidence and certainty is there। तो मैं वो 15% के लिए मैं खेल रहा हूँ।
नॉट एज मच कि 15% के साथ साथ मुझे 20% री रेटिंग भी मिल जाएगी। हाँ, अगर वो आ जाता है तो वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा। बट मेरी बेस केस में एक्सपेक्टेशन वो नहीं है। राइट, तो अर्निंग से एक्सपेक्टेशन है, बट वैल्यूएशन से, प्राइस में अगर हम देखें तो कोई एक्सपेक्टेशन एज सच वैल्यूएशन री रेटिंग की वजह से नहीं है। जी, राइट। एब्सोल्युटली। से बात करते हैं इंटरनेट और न्यू एज बिजनेसेस की। आपने बोला था कि आप 3 पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। हमारी टीम जब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने लिखा था कि 3 पैरामीटर्स आपने बोला कि आप यूज़ करते हैं इंटरनेट और न्यू एज बिज़नेस के लिए। तो पहले तो 3 पैरामीटर्स क्या हैं, जिनके बेसिस पे आप न्यू एज या फिर इंटरनेट बिज़नेसेस को जो है, वो इवैल्यूएट करते हैं? नो, तो बेसिकली देखिए, न्यू एज बिजनेसेस में ऑब्वियसली चैलेंज यही होता है कि दे आर ऑल न्यू एज एंड दे आर न्यू इन द दिस थिंग। सो पूरी तरह से बिजनेस मॉडल्स प्रूवन नहीं होते। उनकी लाइफ साइकिल की जर्नी में बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे होते हैं, सो एवरीथिंग इज नॉट फुल्ली एस्टैब्लिश्ड एट द इंडस्ट्री लेवल ऑल्सो, और स्पेसिफिक कंपनी लेवल पे भी मैनेजमेंट क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट होती है, और fully proven भी नहीं होती, and not, there's no nothing to do with the, and this is not a comment on any particular management, because business is evolving, and management also starts to learn many things as they go along. Uh, so हम जो तीन चीज़ों पे इन बिजनेसेस में इम्पोर्टेंट मानते हैं, इज वन इज दैट, देखिए, अगर स्टार्टिंग में ही अगर एक ऐसे न्यू जेन बिजनेस की एक लीडरशिप हो और एक अच्छी खासी एडवांटेज हो वर्सेस द नेक्स्ट प्लेयर। देखिए, बिकॉज मेनी ऑफ दी न्यू जनरेशन बिजनेसेस आर इवन मोर competitive देन अपने ट्रेडिशनल ब्रिक एंड mortar बिजनेस, बिकॉज ऑब्वियसली एंट्री बैरियर्स आपके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, एंड एनीबडी एंड एवरीबडी कैन एंटर। ब्रिक एंड मोटार में ऑब्वियसली आपके सालों से अपनी ब्रांड को बनाते हैं या अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को आप एम्प्लॉय करते हैं, तो ऑब्वियसली यू आपको एक हेड स्टार्ट होता है, या कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, या फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। यहाँ पे वो अगर है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो सपोज इफ द डिफरेंस बिटवीन द लीडर, बिटवीन वन द कंपनी एंड द नेक्स्ट बेस्ट कॉम्पिटिटर इज हाई, it's a very good starting point. So I think we prefer that kind of a company. हम नहीं कह सकते कि और कोई नहीं आएगा। इट इज़ अ स्पेस विच इज़ जनरली ओपन फॉर राइट। कॉम्पिटिशन, बट अगर कॉम्पिटिटिव लीड अच्छी है तो दैट इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। सेकेंड इज टिपिकली फैक्टर इज कि अगर कुछ हद तक प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट टू फार आउट इन टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब योर, हाँ, सब ग्रोथ एज ऑफ नाउ आ जाएगी, बट प्रॉफिटेबिलिटी बाद में देख लेंगे, 4 साल, 5 साल, 7 साल। आई मीन दैट इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई डोंट mind a loss making company today, but their path to profitability should not be very far out in time. Maybe another 6 months, 18 months. I think that's an decent time frame. But I don't want to bet on companies जहाँ पे बहुत ज़्यादा you know time lag है between from now to profitability. And the third is obviously, which is applicable to any other company, which is the quality of management. How do they make sure कि जो competitive advantages उनके पास है, वो आप वो competitive lead को कैसे बनाए रखते हो। स्टार्टिंग में जो मैंने फर्स्ट पॉइंट कि आपका मार्केट शेयर 60 है, दूसरे का 20 है, तो आपका वो जो डिफरेंस है वो आप कैसे मेंटेन करते रहते हो, लीड कैसे मेंटेन करते रहते हो। And that at one level is about the quality of management, because ये industries में mostly you have to adapt very quickly, because changes होते जाते हैं। So how quickly do you adapt to new technology, new environment, new customers, new customer preferences? I think that's very critical. So management quality then figures as the third most important parameter in such kind of businesses. So I think that the combination of these three, और इस पे अगर तीनों आपके फेवर में है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। कैन बी अ वेरी रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी। राइट। सर, इसमें क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने बोला कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई भी मैनेजमेंट जो है, जो अपने न्यू एज बिज़नेस को लिस्ट करवाती है, वो हमेशा यही दिखाती है कि प्रॉफिटेबिलिटी तो बस आने ही वाली है। तो हाउ टू एनालाइज़ कि प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली में आने ही वाली है या इसमें भी समय लगने वाला है? नहीं तो इट्स डिफिकल्ट, बट यू 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 कांट बी एट, यू नो, -20%
मार्जिन एंड से कि भाई मेरा आने वाले 2 साल में +5 हो जाएगा, बिकॉज द स्विंग फैक्टर देन हैज टू बी 25%। तो आप अपने एनालिसिस में यू हैव टू बी कंफर्टेबल एंड यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट कि इतनी बड़ी स्विंग आ सकती है। अगर वो गैप कम है, मतलब इन द सेंस कि इट इज -5% एंड यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग टू +5 और +10, देन यू नो कि ओके दिस इज अचीवेबल। प्लस ये भी होता है कि ट्रैक रिकॉर्ड आपको क्या कहता है कि मतलब यो अगर आपके पास 3 4 5 साल जो भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें अगर आपने यू मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन, आपके पहली मार्जिन थी -15, वहां से आपने ऑलरेडी कुछ हद तक जर्नी कवर करके आप -5 तक आए हो, तो एक आपको एक सेंस मिलता है, आपको एक एंकर मिलता है कि ओके कुछ तो यहाँ पे सही हो रहा है, मतलब यू हैव डन अ फ्यू थिंग्स व्हिच सजेस्ट दैट दिस कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड। बट अगर आपने पिछले 3 साल से -20 है और आप मुझे इफ यू आर ट्राइंग टू टेल मी और ट्राइंग टू कन्वे टू मी कि ये -20 वाला अब आने वाले 3 साल में तो डेफिनेटली +5 हो जाएगा, then that becomes a little difficult to accept. And it may be true, but then you have to put in a lot more work and be convinced कि appropriate drivers है क्या, चाहे वो ग्रोथ के ड्राइवर हो या कॉस्ट के ड्राइवर्स हो या स्केल के ड्राइवर्स हो, जो आपको वो -15 या -20 से आपको +5 तक पहुंचा सकता है। सो डेमोन्स्ट्रेशन भी एक चीज होती है, कुछ हद तक अगर डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी दिखाई दी है तो देन यू कैन प्लेस अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस। इट्स नो गारंटी इवन देन, बट एटलीस्ट यू नो कि मैनेजमेंट हैज मेड अ एफर्ट एंड उनके एफर्ट्स हैव लेड टू सम चेंज, तो आपको थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू टेक दिस फर्दर। बट अगर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है तो देन यू आर कंप्लीटली लेफ्ट टू योर ओन जजमेंट। इट मे स्टिल बी ट्रू, but then you have to be even more certain, and you have to do a lot more of your own homework to be able to make that call. राइट। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सेक्टर क्या बल्कि पूरी एसेट क्लास ही चेंज कर देते हैं, डेट मार्केट के बारे में चर्चा करनी है। तो डेट मार्केट में इस समय हम सबको पता है कि रेट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं और एक तरह से फिक्स्ड होता है, वो रिस्क उसमें काफ़ी कम बताया जाता है व्हेन कंपेयर टू इक्विटी। तो क्या आप इन्वेस्टर्स को इस समय ओवरवेट होना चाहिए डेट पे, कुछ एलोकेशन में चेंजेस करने चाहिए अपने, या अभी और भी रेट बढ़ने के चांसेस है, या आपको लगता है कि नहीं इक्विटी अभी बड़े आराम से जो है बीट कर देगा और रिस्क भी थोड़ा सा कम रहने वाला है इक्विटी में? नहीं देखिए, अपने पिछले 3 4 महीने से तो बल्कि आई वुड से अगेन जैसे मैंने कहा स्टार्ट ऑफ द ईयर से हमारी थोड़ी बहुत ये एक्सपेक्टेशन थी कि इक्विटी मार्केट्स विल बी अ लिटिल फ्लैट लाइन एंड थोड़ा मतलब टिल द टाइम वैल्यूएशंस करेक्ट वगैरह बहुत रिटर्न्स इजीली आना मुश्किल होगा एटलीस्ट फॉर 2023। बट उसी समय मतलब we have had a somewhat favorable view towards fixed income क्योंकि as you rightly said yields are strong, and even 2 महीने पहले या 3 महीने पहले भी we were at most of the products, चाहे हमारे हो या किसी और के हो in the market, were at a very healthy YTMs 7.4 7.5, कुछ केसेस में even more than 7.5 YTMs पहुंच गए थे। सो एक they were good YTMs to lock into in any case। आई थिंक अभी जो फेज है वो मैं कहूँगा एंड स्पेशली ये फेज इसलिए आया है क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारे इक्विटी वैल्यूएशंस कुछ कम हो गए हैं, और साथ ही साथ आरबीआई ने महीने की शुरुआत में एक पॉज का एक सिग्नल दे दिया है, जो शायद मार्केट के एक्सपेक्टेशन में नहीं था। या मार्केट के एक्सपेक्टेशन में ये था कि पॉज आएगा लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ 23 में आएगा, वो थोड़ा जल्दी आ गया है। तो आई थिंक उसको चलते हुए इक्विटी की वैल्यूएशन थोड़ी ऊपर गई है एंड यील्ड्स थोड़े कम हो गए। 10 ईयर भी करेक्ट हुआ है बाय ऑलमोस्ट 25 30 basis पॉइंट्स इन द लास्ट 1 month और सो। सो आई थिंक अभी भी फिर भी मैं कहूँगा कि एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी फिक्स्ड इनकम में डेफिनेटली है। आई मीन it's a good time to lock into some decent 7% plus YTMs even now. And the natural path of the interest rate cycle for 2024 to me appears to be downward. I mean, मैं नहीं कहूँगा कि interest rates will start going down in 2023, लेकिन 2024 में there is a fairly high probability I would say कि the interest rate cycle should reverse. It will not reverse where suddenly interest rates go down by 300 basis points in India or 400 basis points in America or somewhere else. But it
will be some moderation. There will be a moderation. तो आप न केवल you are locking yourself into some decent yields at this stage, but if you give yourself maybe another 12 or 15 months, you can get some decent capital appreciation as well when the interest rate cycle turns. So it's a good combination of some tactical plus some and especially now ये जो थोड़ा बहुत अभी जो taxation related जो एक change आया और उससे थोड़ी बहुत there was some uncertainty. But I think that uncertainty is going to be there for another maybe a year, because after 1 year you will be neutral to the whole taxation matter. As of now you are evaluating it versus other products to determine कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है. But 2000 में 2024 में जब हम बात करेंगे तो taxation will no longer be an issue because it will be at parity, right? So I would think there's a short-lived phenomenon, and that is setting up an opportunity in the market. So tactically, I think asset allocation should favor a fixed income as well. It was, I would say like this, कि 2023 की शुरुआत में it was more like fixed income alone. Right now we are at a stage where fixed income and equity are both looking like reasonably decent, because equity में से valuation risk निकल गया है, अब सिर्फ growth का risk बाकी रह गया है. और fixed income में in any case that tactical opportunity is still alive. So it is strange, but right now we have a time when both the asset classes are looking somewhat more positive. There will be some volatility because global circumstances will not be very straightforward. But 2023 in general, I would say lastly कि एक ऐसा साल है जहाँ पे we'll go through a readjustment as a market, as a domestic economy, and as also as a part of the global economy. But this readjustment phase will be the time when you actually make your asset allocation, make your product choices. आपको मिड कैप लेना है, ग्रोथ लेना है, वैल्यू लेना है, इंटरनेशनल फंड्स लेना है, फिक्स्ड इनकम वर्सेस इक्विटी डिबेट करना है, अल्टरनेटिव एसेट क्लासेस देखनी है. I think this is the year you make those product choices in your portfolio basket, and on that basis up you prepare yourself for returns not in 2023 but 24 and beyond 24, maybe 25. So this is how I would advise investors to think about their investment strategy. राइट सर, एनी एंडिंग नोट फॉर द इन्वेस्टर्स जो वो ध्यान में रखें आने वाले समय में, अदर देन दैट जो भी आपने बताया एलोकेशन के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस है जो आपको लगता हो कि दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ध्यान रखना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री सर. I would only say that for retail investors it is most important thing is to two things. One is you should have your investment allocation thought through and done at the right time. And the second is कि आप अपना risk management आप अपना control में रखिए at different points in of time in the market. So keep an eye on risk control, but at the same time you should have your asset allocation template ready, and keep using situations in the market as opportunities to build your investment allocations. So I think these are the two timeless messages वो हर एक market circumstance या cycle में काम आता है मेरे हिसाब से. That generally will hold you well in the longer term, I would think. राइट, थैंक यू वेरी मच सर, काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड उम्मीद करता हूँ सर हमारा ऑडियंस भी बहुत कुछ सीखेंगे और सीख के जो है एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. Thank you, Neeraj ji. Thank you, Grow, for the opportunity. तो आ गया अब समय समरी बनाने का इस पूरे के पूरे सेशन की, तो जल्दी से अपनी पेन कॉपी उठा लो, लिखना शुरू कर दो कि क्या क्या बात हमने इस सेशन में करी है. बड़े ध्यान से सुनिएगा. ताहिर सर को लगता है कि 23-24 में रिटर्न्स जनरेट करना, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रिटर्न्स जनरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लास्ट ईयर में इंडियन मार्केट्स ने एक आउट परफॉर्मेंस दिया है विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड ओवरऑल इक्विटी प्रीमियम्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं. ओवरऑल 2022 में हमने देखा कि एक रिकवरी आई थी, और रिकवरी का कारण था पेंट अप डिमांड जो कि कोविड के बाद हमें देखने को मिली थी, और
और हम लोग जो है आउट परफॉर्म कर रहे थे। ताहिर सर फील करते हैं दैट वेन एवर वी आर आइडेंटिफाइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वी नीड टू सी द ट्रैक रिकॉर्ड एंड ट्रेजेक्टरी टू अचीव द इंप्रूव्ड फाइनेंशियल मेट्रिक्स। उनका ये मानना है कि कंपनी और मैनेजमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैनेजमेंट के एफर्ट्स को भी देखना बहुत जरूरी है व्हेन लुकिंग एट द ग्रोथ स्टोरीज। ताहिर सर को लगता है कि रेट साइकिल पीक हो चुका है और 2024 में रिवर्स होगा। इस कारण से डेट इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू जो है वो बढ़ सकती है और डेट इज अ प्रोबेबल इन्वेस्टमेंट दैट रिटेल इन्वेस्टर्स शुड लुक टू इन्वेस्ट इन। ऑल्दो इंटरेस्ट रेट्स वोंट रिड्यूस एकदम से, बट धीरे धीरे कम जरूर होंगे। इन्वेस्टर को हायर यील्ड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट जो है वो इजीली मिल सकता है। 2023 ओवरऑल मार्केट्स के लिए जो है वो नया रहेगा क्योंकि काफी रीएडजस्टमेंट्स होंगे डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमी में, और ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए डिफरेंट एसेट क्लासेस में चूज करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। इसी की वजह से जो रिटर्न्स है इन्वेस्टर को बड़े अच्छे देखने को मिल सकते हैं 2024 और उसके आने वाले सालों में। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ताहिर सर के जो मूल मंत्र हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। इन्वेस्टर को अपनी एसेट एलोकेशन पे हमेशा ध्यान देना चाहिए और अच्छे से उसको टाइमली रिव्यू करते रहना चाहिए। और दूसरी बात जो है वो ये है रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि मार्केट के डिफरेंट स्टेजेस में भी इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा झटका ना लगे। तो अब हमें झटका ना लगे इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कैसा लगा आपको ये एपिसोड। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड के अंदर, लेकिन तब तक के लिए मार्केट की बात के सारे एपिसोड जरूर देखिएगा, ये भरे होते हैं नॉलेज के खजाने से। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.